ये अफसाना सआदत हसन मंटो का लिखा हुआ है और इसका उन्वान है खुशियाँ। खुशियाँ सोच रहा था, बनवारी से काले तंबाकू वाला पान लेकर वो उसकी दुकान के साथ उस संगीन चबूतरे पर बैठा था जो दिन के वक्त टायरों और मोटरों के मुख्तलिफ पुर्जों से भरा होता है। रात को 8:30 बजे के करीब मोटर के पुर्जे और टायर बेचने वालों की ये दुकान बंद हो जाती है और उसका संगीन चबूतरा खुशियाँ के लिए खाली हो जाता है। वो काले तंबाकू वाला पान आहिस्ता आहिस्ता चबा रहा था और सोच रहा था। पान की गाढ़ी तंबाकू मिली पीक उसके दांतों के रेखों से निकलकर उसके मुंह में इधर उधर फिसल रही थी और उसे ऐसा लगता था कि उसके ख्याल दांतों तले पिसकर उसकी पीक में घुल रहे हैं। शायद यही वजह है कि वो उसे फेंकना नहीं चाहता था। खुशियाँ पान की पीक मुंह में पिलपिला रहा था और उस वाक़े पर गौर कर रहा था जो उसके साथ अभी अभी पेश आया था, यानी आधे घंटे पहले। वो उस संगीन चबूतरे पर हस्बे मामूल बैठने से पहले खेतवाड़ी की 5वीं गली में गया था। मंगलोर से जो नई छोकरी कांता आई थी उस गली के नुक्कड़ पर रहती थी। खुशियाँ से किसी ने कहा था कि वो अपना मकान तब्दील कर रही है, चुनांचे वो उस बात का पता लगाने के लिए वहां गया था। कांता की खोली का दरवाजा उसने खटखटाया। अंदर से आवाज आई, कौन है? उस पर खुशियाँ ने कहा, मैं खुशियाँ। आवाज दूसरे कमरे से आ रही थी। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला। खुशियाँ अंदर दाखिल हुआ। जब कांता ने दरवाजा अंदर से बंद किया तो खुशियाँ ने मुड़कर देखा। उसकी हैरत की कोई इंतहा न रही जब उसने कांता को बिल्कुल नंगा देखा। बिल्कुल नंगा ही समझो, क्योंकि वो अपने अंग को सिर्फ एक तौलिए से छिपाए हुए थी। छिपाए हुए भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि छिपाने की कितनी चीजें होती है। वो तो सब की सब खुशियाँ की हैरत ज़दा आंखों के सामने थी। कहो खुशियाँ, कैसे आए? मैं बस अब नहाने वाली ही थी। बैठो बैठो। बाहर वाले से अपने लिए चाय के लिए तो कह आए होते। जानते तो हो वो मुआ रामा यहाँ से भाग गया है। खुशियाँ, जिसकी आंखों ने कभी औरत को यूं अचानक तौर पर नंगा नहीं देखा था, बहुत घबरा गया। उसकी समझ में न आता था कि क्या कहे। उसकी नजरें जो एकदम उरियानी से दो चार हो गई थी, अपने आप को कहीं छिपाना चाहती थी। उसने जल्दी जल्दी सिर्फ इतना कहा, जाओ जाओ तुम नहाओ। फिर एकदम उसकी जुबान खुल गई, पर जब तुम नंगी थी तो दरवाजा खोलने की क्या जरूरत थी? अंदर से कह दिया होता, मैं फिर आ जाता। लेकिन जाओ तुम नहा लो। कांता मुस्कुराई। जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो। कांता की ये मुस्कुराहट अभी तक खुशियाँ के दिलो दिमाग में तैर रही थी। उस वक्त भी कांता का नंगा जिस्म मोम के पुतले की मानंद उसकी आंखों के सामने खड़ा था और पिघल पिघल कर उसके अंदर जा रहा था। उसका जिस्म खूबसूरत था। पहली मर्तबा खुशियाँ को मालूम हुआ कि जिस्म बेचने वाली औरतें भी ऐसा सडोल बदन रखती हैं। उसको इस बात पर हैरत हुई थी। सबसे ज्यादा ताज्जुब उसे इस बात पर हुआ था कि नंग धड़ंग वो उसके सामने खड़ी हो गई और उसको लाज तक न आई। क्यों? उसका जवाब कांता ने ये दिया था, जब तुमने कहा खुशियाँ है तो मैंने सोचा क्या हर्ज है, अपना खुशियाँ ही तो है, आने दो, क्या हर्ज है। कांता और खुशियाँ एक ही पेशे में शरीक थे। वो उसका दल्लाल था, इस लिहाज से वो उसी का था। पर यह कोई वजह न थी कि वो उसके सामने नंगी हो जाती। कोई खास बात थी। कांता के अल्फाज में खुशियाँ कोई और ही मतलब कुरेद रहा था। ये मतलब बैक वक्त इस कदर साफ और इस कदर मुबहम था कि खुशियाँ किसी खास नतीजे पर नहीं पहुंच सका था। उस वक्त भी वो कांता के नंगे जिस्म को देख रहा था, जो ढोलकी पर मंडे हुए चमड़े की तरह तना हुआ था। उसकी लुढ़कती हुई निगाहों से बिल्कुल बेपरवाह। कई बार हैरत के आलम में भी उसने उसके सांवले सलोने बदन पर टो लेने वाली निगाहें गाड़ी थी, मगर उसका एक रुआं तक भी न कपकपाया था। बस सांवले पत्थर की मूर्ति की मानिंद खड़ी रही, जो एहसास से आ रही हो। भाई, एक मर्द उसके सामने खड़ा था। मर्द जिसकी निगाहें कपड़ों में भी औरत के जिस्म तक पहुंच जाती है और जो परमात्मा जाने ख्याल ही ख्याल में कहां कहां पहुंच जाता है। लेकिन वो जरा भी न घबराई और उसकी आंखें ऐसा समझ लो कि अभी लॉन्ड्री से धुल कर आई है। उसको थोड़ी सी लाज तो आनी चाहिए थी, जरा सी सुर्खी तो उसके दीदों में पैदा होनी चाहिए। मान लिया कस्बी थी, पर कस्बियां यूं नंगी तो नहीं खड़ी हो जाती। 10 बरस उसको दलाली करते हो गए थे
और उन 10 वर्षों में वो पीछा करने वाली लड़कियों के तमाम राजों से वाकिफ हो चुका था। मिसाल के तौर पर उसे ये मालूम था कि पायदुनी के आखिरी सिरे पर जो छोकरी एक नौजवान लड़के को भाई बनाकर रहती है, उसके लिए अछूत कन्या का रिकॉर्ड काहे करता मूर्ख प्यार 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 अपने टूटे हुए बाजे पर बजाया करती है कि उसे अशोक कुमार से बहुत बुरी तरह इश्क है। कई मनचले लौंडे अशोक कुमार से उसकी मुलाकात कराने का झांसा देकर अपना उल्लू सीधा कर चुके थे। उसे ये भी मालूम था कि दादर में जो पंजाबन रहती है सिर्फ इसलिए कोट पतलून पहनती है कि उसके एक यार ने उससे कहा था कि तेरी टांगे तो बिल्कुल उस अंग्रेज एक्ट्रेस की तरह है जिसने मोरक्को उर्फ खून तमन्ना में काम किया था। ये फिल्म उसने कई बार देखा और जब उसके यार ने कहा कि मार्लिन डेट्रिच इसलिए पतलून पहनती है कि उसकी टांगे बहुत खूबसूरत है और उन टांगों का उसने 2 लाख का बीमा करा रखा है, तो उसने भी पतलून पहनना शुरू कर दी, जो उसके चूतड़ों में बहुत फंस कर आती थी। और उसे ये भी मालूम था कि मसगांव वाली दक्षिणी छोकरी सिर्फ इसलिए कॉलेज के खूबसूरत लौंडों को फांसती है कि उसे एक खूबसूरत बच्चे की माँ बनने का शौक है। उसको ये भी पता था कि वो कभी अपनी ख्वाहिश पूरी न कर सकेगी, इसलिए कि बांझ है। और उस काली मद्रासन की बाबत जो हर वक्त कानों में हीरे की बूटियां पहने रहती थी, उसको ये बात अच्छी तरह मालूम थी कि उसका रंग कभी सफेद नहीं होगा और वो उन दवाओं पर बेकार रुपए बर्बाद कर रही है जो आए दिन खरीदती रहती है। उसको उन तमाम छोकरियों का अंदर बाहर का हाल मालूम था जो उसके हलके में शामिल थी, मगर उसको ये खबर न थी कि एक रोज कांता कुमारी, जिसका असली नाम इतना मुश्किल था कि वो उम्र भर भी याद नहीं रख सकता था, उसके सामने नंगी खड़ी हो जाएगी और उसको जिंदगी के सबसे बड़े ताज्जुब से दो चार कराएगी। सोचते सोचते उसके मुंह में पान की पीक इस कदर जमा हो गई थी कि अब वो मुश्किल से छालियां के नन्हे नन्हे रेजों को चबा सकता था, जो उसके दांतों के रेखों में से इधर उधर फिसल कर निकल जाते थे। उसके तंग माथे पर पसीने की नन्ही नन्ही बूंदे नमूदार हो गई थी, जैसे मलमल में पनीर को आहिस्ता से दबा दिया गया है। उसके मर्दाना वकार को धक्का सा पहुंचा था जब वो कांता के नंगे जिस्म को अपने तस्वुर में लाता था। उसे महसूस होता था जैसे उसका अपमान हुआ है। एकदम उसने अपने दिल में कहा, भाई ये अपमान नहीं है तो क्या है? यानी एक छोकरी नंग धड़ंग तुम्हारे सामने खड़ी हो जाती है और कहती है कि उसमें हर्जी क्या है, तुम खुशियां ही तो हो। खुशियां ना हुआ साला वो बिल्ला हो गया जो उसके बिस्तर पर हर वक्त ऊँगता रहता है। और क्या, अब उसे यकीन होने लगा कि सचमुच उसकी हतक हुई है। वो मर्द था और उसको इस बात की गैर महसूस तरीके पर तवक्को थी कि औरतें खा शरीफ हो या बाजारी उसको मर्द ही समझेंगी और उसके और अपने दरमियान वो पर्दा कायम रखेगी जो एक मुद्दत से चला आ रहा है। वो तो सिर्फ ये पता लगाने के लिए कांता के यहाँ गया था कि वो कब मकान तब्दील कर रही है और कहाँ जा रही है। कांता के पास उसका जाना यकसर बोनस से मुतालिक था। अगर खुशियां कांता के बाबत सोचता जब वो उसका दरवाजा खटखटाएगा तो वो अंदर क्या कर रही होगी, तो उसके तस्वुर में ज्यादा से ज्यादा इतनी बातें आ सकती थी। सर पर पट्टी बांधे लेट रही होगी, बिल्ले के बालों में से पिस्सू निकाल रही होगी, उस पाउडर से अपनी बगलों के बाल उड़ा रही होगी जो इतनी बास मारता है कि खुशियां के नाक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। पलंग पर अकेली बैठी ताश फैलाए पेशेंस खेलने में मशगूल होगी। बस इतनी चीजें थी जो उसके जहन में आती। घर में वो किसी को रखती नहीं थी, इसलिए उस बात का ख्याल भी नहीं आ सकता था। पर खुशियां ने तो ये सोचा ही नहीं था। वो तो काम से वहां गया था कि अचानक कांता, यानी कपड़े पहनने वाली कांता, मतलब ये कि वो कांता जिसको वो हमेशा कपड़ों में देखा करता था, उसके सामने बिल्कुल नंगी खड़ी होगी। बिल्कुल नंगी ही समझो, क्योंकि ये एक छोटा सा तौलिया सब कुछ तो छिपा नहीं सकता। खुशिया को ये नजारा देखकर ऐसा महसूस हुआ था जैसे छिलका उसके हाथ में रह गया है और केले का गोदा पर्च करके उसके सामने आ गिरा है। नहीं, उसे कुछ और ही महसूस हुआ था, जैसे वो खुद नंगा हो गया है। अगर बात यहाँ तक खत्म हो जाती तो कुछ भी न होता। खुशियां अपनी हैरत को किसी न किसी हीले से दूर कर देता, मगर यहाँ मुसीबत ये आन पड़ी थी कि उस लौंडिया ने मुस्कुरा कर कहा था, जब तुमने कहा खुशियां है तो मैंने सोचा अपना खुशियां ही तो है, आने दो। ये बात उसे खाए जा रही थी। साली मुस्कुरा रही थी। वो बार बार बड़बड़ाता। जिस तरह कांता नंगी थी
उसी तरह उसकी मुस्कुराहट खुशिया को नंगी नजर आई थी। ये मुस्कुराहट ही नहीं, उसे कांता का जिस्म भी उस हद तक नजर आया था, गोया उस पर रंधा फिरा हुआ है। उसे बार बार बचपन के वो दिन याद आ रहे थे जब पड़ोस की एक औरत उससे कहा करती थी, खुशिया बेटा जा दौड़ के जा, ये बाल्टी पानी से भर ला। जब वो बाल्टी भर के लाया करता था तो वो धोती से बने हुए पर्दे के पीछे से कहा करती थी, अंदर आके यहाँ मेरे पास रख दे, मैंने मुंह पर साबन मला हुआ है, मुझे कुछ सुझाई नहीं देता। वो धोती का पर्दा हटाकर बाल्टी उसके पास रख दिया करता था। उस वक्त साबन के झाग में लिपटी हुई नंगी औरत उसे नजर आया करती थी, मगर उसके दिल में किसी किस्म का हैजान पैदा नहीं होता था। भाई मैं उस वक्त बच्चा था, बिल्कुल भोला भाला। बच्चे और मर्द में फर्क होता है, बच्चों से कौन पर्दा करता है, मगर अब तो मैं पूरा मर्द हूँ। मेरी उम्र इस वक्त 28 बरस के करीब है और 28 बरस के जवान आदमी के सामने तो कोई बूढ़ी औरत भी नंगी खड़ी नहीं होती। कांता ने उसे क्या समझाता? क्या उसमें वो तमाम बातें नहीं थी जो एक नौजवान मर्द में होती है? इसमें कोई शक नहीं कि वो कांता को यक बेक नंग धड़ंग देखकर बहुत घबरा गया था, लेकिन चोर निगाहों से क्या उसने कांता की उन चीजों का जायजा नहीं लिया था जो रोजाना इस्तेमाल के बावजूद असली हालत पर कायम थी? और क्या ताज्जुब कि मर्द होते हुए उसके दिमाग में यह ख्याल नहीं आया था कि 10 रुपये में कांता बिल्कुल महंगी नहीं। और दशहरे के रोज बैंक का वो मुंशी जो 2 रुपए की रियायत न मिलने पर वापस चला गया था, बिल्कुल गधा था। और इनके सब के ऊपर क्या एक लम्हे के लिए उसके तमाम पट्टों में एक अजीब किस्म का खिंचाव पैदा नहीं हो गया था? और उसने एक ऐसी अंगड़ाई नहीं लेना चाहिए थी जिससे उसकी हड्डियां तक चटकने लगे? फिर क्या वजह थी कि मैंगलोर की उस सांवली छोकरी ने उसको मर्द न समझा और सिर्फ खुशियां समझकर उसको अपना सब कुछ देखने दिया? उसने गुस्से में आकर पान की गाड़ी पीक थूक दी, जिसने फुटपाथ पर कई बेल बूटे बनाए। पीक थूक कर वो उठा और ट्राम में बैठकर अपने घर चला गया। घर में उसने नहा धोकर नई धोती पहनी। जिस बिल्डिंग में रहता था उसकी एक दुकान में सलून था। उसके अंदर जाकर उसने आईने के सामने अपने बालों में कंघी की। फिर फौरन ही कुछ ख्याल आया तो कुर्सी पर बैठ गया और बड़ी संजीदगी से उसने दाढ़ी मुड़ने के लिए हज्जाम से कहा। आज चूंकि दूसरी मर्तबा वो दाढ़ी मुंडवा रहा था, इसलिए हज्जाम ने कहा, अरे भाई खुशिया, भूल गए क्या? सुबह मैंने ही तो तुम्हारी दाढ़ी मुंडी थी। उस पर खुशिया ने बड़ी मतानत से दाढ़ी पर उल्टा हाथ फेरते हुए कहा, खूंटी अच्छी तरह नहीं निकली। अच्छी खूंटी निकलवाकर और चेहरे पर पाउडर मिलवाकर सलून से बाहर निकला। सामने टैक्सियों का अड्डा था। बम्बई के मखसूस अंदाज में उसने करके एक टैक्सी ड्राइवर को अपनी तरफ मुतवज्जो किया और उंगली के इशारे से उसे टैक्सी लाने के लिए कहा। जब वो टैक्सी में बैठ गया तो ड्राइवर ने मुड़कर उससे पूछा, कहाँ जाना है साहब? उन 4 लफ्जों ने और खास तौर पर साहब ने खुशिया को बहुत मसरूर किया। मुस्कुराकर उसने बड़े दोस्ताना लहजे में जवाब दिया, बताएंगे, पहले तुम ओपेरा हाउस की तरफ चलो, लेमिंगटन रोड से होते हुए, समझे? ड्राइवर ने मीटर की लाल झंडी का सर नीचे की तरफ दबा दिया। टिन टिन हुई और टैक्सी ने लेमिंगटन रोड का रुख किया। लेमिंगटन रोड का जब आखिरी सिरा आ गया तो खुशिया ने ड्राइवर को हिदायत दी, बाईं तरफ मोड़ लो। टैक्सी बाएं हाथ मुड़ गई। अभी ड्राइवर ने गियर भी न बदला था कि खुशिया ने कहा, ये सामने वाले खंबे के पास रोक लेना जरा। ड्राइवर ने ऐन खंबे के पास टैक्सी खड़ी कर दी। खुशिया दरवाजा खोलकर बाहर निकला और एक पान वाले की दुकान की तरफ बढ़ा। यहाँ से उसने एक पान लिया और उस आदमी से जो दुकान के पास खड़ा था चंद बातें की और अपने साथ टैक्सी पर बैठाकर ड्राइवर से कहा, सीधे ले चलो। देर तक टैक्सी चलती रही। खुशिया ने जिधर इशारा किया ड्राइवर ने उधर हैंडल फेर दिया। मुख्तलिफ पुररौनक बाजारों में से होते हुए टैक्सी एक नीम रोशन गली में दाखिल हुई जिसमें आमद और रफ्त कम थी। कुछ लोग सड़क पर बिस्तर जमाए लेटे थे। उनमें से कुछ बड़े इत्मीनान से चंपी करा रहे थे। जब टैक्सी उन चंपी कराने वालों के आगे निकल गई और एक काट के बंगले नुमा मकान के पास पहुंची तो खुशिया ने ड्राइवर को ठहरने के लिए कहा, बस अब यहाँ रुक जाओ। टैक्सी ठहर गई तो खुशिया ने उस आदमी से जिसको वो पान वाली दुकान से अपने साथ लाया था आहिस्ता से कहा, जाओ, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ।
वो आदमी बेवकूफों की तरह खुशियां की तरफ देखता हुआ टैक्सी से बाहर निकला और सामने वाले चौबी मकान में दाखिल हो गया। खुशियां जमकर टैक्सी के गद्दे पर बैठ गया। एक टांग दूसरी टांग पर रखकर उसने जेब से बीड़ी निकालकर सुलगाई और एक दो कश लेकर बाहर फेंक दी। वो बहुत मुस्तरिब था, इसलिए उसे ऐसा लगा कि टैक्सी का इंजन बंद नहीं हुआ। उसके सीने में चूंकि फड़फड़ाहट हो रही थी, इसलिए वो समझा कि ड्राइवर ने बिल बढ़ाने की गरज से पेट्रोल छोड़ रखा है। चुनांचे उसने तेजी से कहा, यूं बेकार इंजन चालू रखकर तुम कितने पैसे और बढ़ा लोगे? ड्राइवर ने मुड़कर खुशिया की तरफ देखा और कहा, सेठ, इंजन तो बंद है। जब खुशिया को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसका इस्तराब और भी बढ़ गया और उसने कुछ कहने के बजाय अपने होठ चबाने शुरू कर दिए। फिर यकायकी सर पर वो कश्तीनुमा काली टोपी पहनकर जो अब तक उसकी बगल में दबी हुई थी, उसने ड्राइवर का शाना हिलाया और कहा, देखो, अभी एक छोकरी आएगी, जूं ही अंदर दाखिल हो तुम मोटर चला देना, समझे? घबराने की कोई बात नहीं है, मामला ऐसा वैसा नहीं। इतने में सामने 24 मकान से दो आदमी बाहर निकले। आगे आगे खुशिया का दोस्त था, उसके पीछे पीछे कांता, जिसने शोक रंग की साड़ी पहन रखी थी। खुशिया झट से उस तरफ को सड़क गया जिधर अंधेरा था। खुशिया के दोस्त ने टैक्सी का दरवाजा खोला और कांता को अंदर दाखिल करके दरवाजा बंद कर दिया। फौरन ही कांता की हैरत भरी आवाज सुनाई दी, जो चीख से मिलती जुलती थी। खुशिया, तुम? हाँ, मैं। लेकिन तुम्हें रुपए मिल गए हैं ना? खुशिया की मोटी आवाज बुलंद हुई। देखो ड्राइवर, जुहू ले चलो। ड्राइवर ने सेल्फ दबाया, इंजन फड़फड़ाना शुरू हुआ। वो बात जो कांता ने कही सुनाई न दे सकी। टैक्सी एक धचके के साथ आगे बढ़ी और खुशिया के दोस्त को सड़क के बीच हैरत ज़दा छोड़कर उस नीम रोशन गली में गायब हो गई। उसके बाद किसी ने खुशिया को मोटरों की दुकान के संगीन चबूतरे पर नहीं देखा। ये था सआदत हसन मंटो का अफसाना खुशिया।